चलिए, हम लोग कल कलकत्ता में पढ़े थे कुछ अच्छे सेक्शंस में। 2 मिनट में एक बार आपको हेल्प कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। वी डिड यस्टरडे सेक्शन 128, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, बुक्स एंड पेपर्स का मतलब क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन, फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन। कल हम लोग पढ़े थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखा जाता है, यूजुअली रजिस्टर्ड ऑफिस में। बट अगर आपके किसी दूसरे शहर में मुझे रखना है, इंडिया के अंदर ही, तो उसके लिए एक BR@BM पास करना पड़ता है। एंड कंपनी विद इन 7 days ऑफ डिसीजन दे विल इन्फॉर्म ROC इन AOC 5 विद द फुल डिटेल्स। कल ही के क्लास में हम लोग कुछ और भी पढ़े थे, जैसे कि वी ऑल्सो स्टडीड कि हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी रख सकते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करके। फिर अगर हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे ब्रांचेस में होते हैं और हमारे फॉरेन ब्रांचेस है तो वहां रखेंगे। पर समराइज्ड रिटर्न्स ब्रांचेस से क्वार्टरली इंटरवल पर आता रहेगा। कोई भी डायरेक्टर जाके ब्रांच वाले चीजों को भी इंस्पेक्ट कर सकता है, पर डायरेक्टर किसी को ऑथोराइज नहीं कर सकता। बट अगर मैं कंपनी और मेरी सब्सिडरी और सब्सिडरी के बुक्स अकाउंट्स को देखने के लिए एक डायरेक्टर किसी और को भेज सकता है, पर वो भेजा हुआ इंसान जो होल्डिंग कंपनी की तरफ से जाएगा वो बोर्ड रेजोल्यूशन से ऑथोराइज होगा। और फॉरेन ब्रांच के कुछ रिकॉर्ड्स अगर हम मांगे एज अ डायरेक्टर तो 15 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा था यूजुअली 8 years तक प्रिजर्व होता है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व होता है। 128 में हमने ये भी देखा था that who is responsible for these type of maintenance of these books of accounts, MD, WD in charge of finance, CFO या any other person who has been charged by the board with the responsibility of complying with this provision. It may be CFO of the company. इन्हीं क्लासेस में हमने और क्या देखा था इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, हमने इन्हीं क्लासेस में ये भी देखा था दैट फाइन मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख, चेक कर लेंगे अगर मैं सही बोल रहा हूं, पर यहाँ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। बट जब 129 अब हम जब एंटर किए 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में व्हाट डिड वी सी कि आपके ऊपर फाइन अगर ठीक से हम नहीं मेंटेन करते हैं, FST ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है, या जो शेड्यूल है फॉर्मेट है वो फॉलो नहीं हो रहा है, AS फॉलो नहीं हो रहा है, तो 50,000 5 लाख तो है ही, उसके अलावा जेल की नौबत भी आ जाती है यहाँ पर। और है, एंड नहीं है पर और है। उसकी के अलावा हमने ये भी देखा था हर AGM में हमें FST प्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस AOC 1 में द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सब्सिडरी या एसोसिएट वो भी हमें लिखना पड़ता है, ले डाउन करना पड़ता है AGM में। ओके, कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन के समय भी हम AS वेस सब फॉलो करेंगे। बट अगर मेरी कोई इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, यानी A B को होल्ड करती है, B C को करती है, A तो कंसोलिडेट करेगा ही B C को, खुद का तो बनाएगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेट भी करेगा, तो B खुद का बना लेगा, पर B C को कंसोलिडेट करे ये जरूरी नहीं है। अगर नंबर 1 B एक अनलिस्टेड कंपनी है, B को अप्रूवल बाकी मेंबर्स से मिल गया, अपने होल्डिंग कंपनी के अलावा जो बाकी मेंबर्स है उनको उसने रिटर्न नोटिस दी थी और सब बनने हाँ बोल दिया है, तो वो कंसोलिडेट नहीं करेगा तो भी चलेगा। इसी में हम लोग पढ़े थे कि अगर AS फॉलो नहीं होता है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में लिखते हैं क्या नहीं फॉलो हुआ है, रीजंस एंड क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आ रहा है। उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट में भी लिखा जाता है कि AS हैज नॉट फॉलोड। बट गुड न्यूज था, कुछ कंपनीज को कुछ AS नहीं फॉलो करना पड़ता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ऐसा कुछ नोटिफिकेशन ला दे। एंड ये जो फॉर्मेट की बात हो रही थी ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी एंड एनी अदर कंपनी अंडर एनी स्पेशल एक्ट अगर है तो उनको भी नहीं करना है। इसी क्लास में हमने देखा था सेक्शन 130 जहां पर कोर्ट और NCLT का ऑर्डर आता है कि रिवाइज करो, रीओपन करो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोर्ट और NCLT ऐसा ऑर्डर क्या क्यों देता? ग्राउंड्स थे कुछ फ्रॉड वाले, अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट मैनर में हुआ है, आपके मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट कर रहा है डायरेक्टर्स लोग, और जिससे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स पर भी डाउट ठा रहा है कि आपका कैसा बना होगा। पर किसके एप्लीकेशन पे? सिरसा बोले थे, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स, SEBI, एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन कंसर्न लाइक मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, इनके एप्लीकेशन पे करते हैं। पर जब भी कोई एक अप्लाई करता है NCLT को या कोर्ट को, तो उन लोग बाकी जो 4 नाम मैंने बोला ना सिरसा के अंदर, उनके रिकमेंडेशंस पहले सुनते हैं बिफोर पासिंग दी फाइनल ऑर्डर। लास्ट 8 इयर्स का खुलवाया जा सकता है, और कभी कभी जब आप ज्यादा ईयर का प्रिजर्व कर रहे थे ड्यू टू सम इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, तो ज्यादा सालों का भी खुलवाया जा सकता है। ये था कंपल्सरी। अब देखो वॉलंटरी रिवीजन, कंपनी इच्छा से बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ये करना चाह रही है, तो इस वाले में
ऐसा क्यों कंपनी करना चाह रही है? वो एनसीएलटी को अप्लाई करेगी। यूजुअली 129 या 134 के कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई नहीं हो तो वॉलंटरी रिवीजन के लिए जाते हैं। और जब एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन जाता है तो यहां वो सिर्फ रिकमेंडेशन सीजी और इनकम टैक्स का लेता है। वहां पे सिरसा में लंबा लिस्ट था और पिछले 3 सालों का हम वॉलंटरीली रिवाइज कर सकते हैं, पर वो रिवीजन फिर फाइनल होगा। सपोज अभी 2028-29 चल रहा है, तो मैंने 26-27 का इसी साल खुलवाया, तो इस साल मैं 25-26 भी खुलवा सकता हूं। सर आप बोले ना एक ही रिवीजन हो सकता है, उसका कहने का मतलब था एक बार वॉलंटरी रिवीजन करने के बाद उसका वापस आप रिवीजन नहीं कर सकते, पर किसी और साल का वॉलंटरी रिवीजन आप करंट ईयर में भी कर सकते हो। एक बात और याद रखना, वॉलंटरी रिवीजन के लिए आपकी बोर्ड रिपोर्ट में भी रीजंस देना पड़ता है, कैसा हुआ था, क्यों हुआ था, ये बताना पड़ता है। एक और बात याद रखना कि व्हेन आई टॉक अबाउट वॉलंटरी रिवीजन, देयर इज एन एस्पेक्ट कि आप सपोज अब रीओपन कर रहे हो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड्स रिपोर्ट, तो जिस पॉइंट को लेकर आप वॉलंटरी रिवीजन में बोले थे ये मेरा रीजन है, बस उसी चीज को आप छेड़ोगे। अब आपको लग रहा है कि जब ताला खुला ही है मैं बाकी चीजों को भी ठीक कर लूं, ये नहीं चलेगा। ओनली दैट इट शुड बी कन्फाइंड टू दैट आइटम ऑन द बेसिस ऑफ विच वी अप्लाइड फॉर वॉलंटरी रिवीजन, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 129A देखे थे कि सर्टन अनलिस्टेड कंपनीज को अपना पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी वो आया नहीं है पूरा रूल्स डिटेल में, वो बनाना पड़ेगा, बोर्ड अप्रूवल पाना पड़ेगा, इसका ऑडिट या लिमिटेड रिव्यू होगा एंड फिर वो जमा होगा आरओसी के पास विद इन 30 डेज। तो ये हम लोग कल पढ़े थे। एंड डायरेक्टर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं, मेंबर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूजुअली नहीं देख सकता। सर मेंबर को आप कैसे मना कर दिए? मेंबर्स के घर में ऐसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाता है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का अधिकार नहीं है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। एंड नाउ वील टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड वी विल मीट आफ्टर दैट। नाउ वी स्टार्ट today's class, that is section 136 137। ये सब एस्पेक्ट्स हम शुरू करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। नाउ व्हाट इज 136 टॉकिंग अबाउट? ध्यान से सुनना, अपने अपने किताब में देखिएगा। और मेरे इंक आपके इंक से थोड़े अलग हैं, अभी मैंने थोड़ा चेंज किया है किताब को, तो आप अकॉर्डिंगली अपना वाला इंक लगाते रहिएगा। सिंपल सेक्शन है सेक्शन 136। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कंपनी का, उसके सीएफएसटी होते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट होते हैं, बोर्ड्स रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी अटैच या एनेक्स किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, वो सब सर्कुलेट होंगे एजीएम के पहले। सुना होगा आपने, एजीएम का जो नोटिस आता है उसके साथ ही यूजुअली आता है, तो बोलते हैं ये एजीएम के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स, एफएसटी ओन consolidated financial statement number 2 मैच कर रहे हो, बोर्ड से दिख रहा है सारे लिखे हुए, प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड और एनेक्स्ड। यूजुअली इसमें ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट आता है। तो ये सब हमारे घरों में 21 दिन पहले कंपनी सेंड कर देता है। 21 days बिफोर द मीटिंग इट इज सेंड। अब इसी में आप एक बॉक्स देखोगे, कोई कारण से किसको सेंड होते हैं? मेंबर्स, डिबेंचर ट्रस्टीज, इन लोगों को सबको भेज दिया जाता है। कोई कारण से, दिख रहा है बोर्ड पर भी सारे अक्षर, ये सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, कोई कारण से शॉर्टर सर्कुलेशन, यानी कि हम 21 दिन पहले नहीं भेज पाए तो भी वैलिड मान लेंगे अगर कितने लोग कंसेंट दे दें। सुना हुआ लग रहा है ना? ऐसा सेम चीज कहां सुना था हमने कि जब नोटिस ऑफ एजीएम या नोटिस ऑफ ईजीएम 21 क्लियर डेज पहले नहीं देते हैं नोटिस, तो शॉर्टर नोटिस के लिए कितने लोगों का कंसेंट चाहिए वैलिडेट करने के लिए। तो उसी तरह यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि शॉर्टर नोटिस को वैलिडेट करने के लिए कितने लोगों का कंसेंट चाहिए। तो ये हम लोग यहां पर देखेंगे कितने लोग हाँ बोलने चाहिए, तब हम मानते हैं 95% ऑफ द, या मेजॉरिटी नंबर, या किसी किसी केस में 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वोटिंग पावर, समथिंग लाइक दिस। तो वील जस्ट सी टू इट। तो ये है फर्स्ट एस्पेक्ट। तो व्हाट डिड आई से, हम लोगों को क्या भेजना पड़ता है? हम लोगों को भेजना पड़ता है द सर्कुलेशन ऑफ दीज थिंग्स, हम लोगों को सर्कुलेट करवाना पड़ता है ये सब चीजें। अब आप देखो, अभी मेरे मुंह से आपने सुना ना, हम ओन एफएसटी भेजते हैं, हम सीएफएसटी भेजते हैं, बहुत सारी चीजें भेजते हैं डिटेल में।
पर एक कॉन्सेप्ट होता है, आप अपने बुक्स में भी देखोगे, अब्रिस्ट, यानी कि हम समराइज्ड वर्जन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बहुत डिटेल वाला ना भेजकर अब्रिस्ट वर्जन भेज सकते हैं। अब्रिस्ट वर्जन अगर हम भेजना चाहते हैं तो क्या ये हमको अलाउड है कि हम डिटेल्ड ना भेज के सिर्फ अब्रिस्ट भेजें? इनको अलाउड है। लिस्टेड कंपनी के लिए फैसिलिटी है कि आप डिटेल वाला ना भेजकर अब्रिस्ट वर्जन भेजें, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप अब्रिज्ड वर्जन सर्कुलेट कर रहे हैं, इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आप अब्रिज्ड वर्जन सर्कुलेट कर रहे हैं, these 3 things must be kept in mind if you are circulating abridged version. ओके, तो एक एक करके हमने ये सब चीजें देखी हैं। स्टार्ट रीडिंग, तो मैं शुरू से करता हूं। आइए, लेट अस स्टार्ट। पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू करिए। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन भी बनाया है। हाउ मेनी डेज बिफोर द एजीएम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सेंट टू शेयर होल्डर्स? 21 डेज बिफोर द मीटिंग, मेरे मुंह से सुना आपने। हम एफएसटी सीएफएसटी भेजते हैं, साथ में बहुत अटैचमेंट्स एंड एनेक्सर्स रहते हैं। अब इंटरप्रेट करते हैं चीजों को ध्यान से। अ कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैंने बोला ना खुद का, इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंक तुम चेंज करते रहना अपने कंफर्ट के अनुसार खुद की किताबों में। ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैंने बोला था ना, एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ to be annexed or attached to financial statements like your board's report is annexed, directors report भी बोलते हैं, section 134 में पढ़ोगे, and it is sent to every member, to every trustee for debenture holders, एक मिनट, and to all persons other than such, जिनका भी अधिकार हो सबको भेजते हैं। कितने दिन पहले? 21 days before the meeting। यहां तक कुछ प्रॉब्लम? यही मैंने आपको पहले हिंदी में समझाया, देन वी आर रीडिंग द लाइंस। नेक्स्ट देखो, सेक्शन 8 कंपनी के लिए ये 14 डेज हो जाता है। ये हम लोग बचपन में भी सीखे थे, दैट सेक्शन 8 कंपनी के लिए नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आप 14 दिन पहले भी दे सकते हैं, तो ये सर्कुलेशन भी 14 दिन पहले करने से भी चलेगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिखो और कॉपी में भी चला के लिखना खुद अपने हाथों से। शॉर्टर ड्यूरेशन देन 21 डेज, क्या चीज का शॉर्टर? ये नोटिस के लिए नहीं, फॉर सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके लिए आप एक और लैंग्वेज पढ़ोगे, फुल पेज में आइए। दो आंसर है। इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल, तो आंसर क्या होगा? एंड इफ द कंपनी डजंट हैव शेयर कैपिटल, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, देन आप देखोगे 2 कंडीशंस लग जा रहा है। कितने लोग, कितने मेंबर्स की हाँ चाहिए? 2 कंडीशन है। नंबर मेजॉरिटी में होना चाहिए, मेजॉरिटी इन नंबर, एंड दैट मेजॉरिटी होल्ड्स 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें वोटिंग राइट्स हो। दिस इज कंडीशन नंबर 2। और अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ओनली 1 कंडीशन, दैट इज मेंबर्स मस्ट होल्ड 95% ऑफ वोटिंग पावर, क्योंकि आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है। स्टार्ट रीडिंग।
चलिए, तो आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे लोग रॉन्ग करते हैं कि अगर शॉर्टर ड्यूरेशन फॉर 21 डेज के सर्कुलेशन में आपका लेट हो गया है, कितने मेंबर्स हाँ करेंगे? अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है, देन टू कंडीशंस, मेजॉरिटी नंबर एंड दैट मेजॉरिटी नंबर शुड होल्ड 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। कंप्लीट नहीं हुआ है, कैरिंग वोटिंग राइट्स, यानी इक्विटी हो गया है नॉर्मल सिनेरियो में। एंड अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है ही नहीं, I did not say 95% number of members. I said members holding 95% of सीधा वोटिंग पावर। यहां पेड अप शेयर कैपिटल मत लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का? एंड एज आई टोल्ड बिफोर आई स्टार्टेड रीडिंग, लिस्टेड कंपनीज में एक छूट दी गई थी कि लिस्टेड कंपनीज जो है वो चाहे तो, उनके लिए जरूरी नहीं था लिस्टेड कंपनीज के लिए कि वो सारा ये सारा ऊपर लिखा हुआ सब कुछ सर्कुलेट करे। वो अगर चाहे तो ऊपर वाला प्रोविजन हम मानेंगे कंप्लाई हो गया, हम अब्रिज्ड वाला सर्कुलेट कर देंगे लिस्टेड कंपनी के लिए। इंस्टेड ऑफ फुल हम अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट कर सकते हैं। बट ये जो पैराग्राफ है ना, इसका इजी वर्जन देखो, कंडीशंस फॉर रिलैक्सेशंस टू लिस्टेड कंपनी लिख देना, फॉर सर्क्यूलेटिंग अब्रिज्ड वर्जन, for circulating abridged version, what are the conditions for relaxation? देखो क्या लिखा हुआ है, एट आरओ तुम एग्जाम में नहीं लिख सकते वरना अपने को रोना पड़ जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, फैसिलिटी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर 21 डेज। 21 दिन पहले से हम सारे जो जो डॉक्यूमेंट साथ में भी हम लोग लंबा लिस्ट नहीं पढ़े थे, ओन एफएसटी, सीएफएसटी, ये सब जो है ये रजिस्टर्ड ऑफिस में अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन रहेंगे 21 दिन पहले से, बिफोर जीएम। फिर एओसी 3 सेंड टू शेयर होल्डर्स 21 डेज बिफोर द मीटिंग योर अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बट इफ शेयर होल्डर्स डिमांड फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्शन किया, अगर शेयर होल्डर्स फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड कर ले तो तुम क्या बोलोगे? हम लिस्टेड कंपनी है, हम अब्रिज्ड ही देवेंगे। नहीं, तुम सर्कुलेट अब्रिज्ड कर रहे हो, पर अगर कोई डिमांड कर ले फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप उसको फुल दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब अपना एटीट्यूड मत दिखाना, हम तो लिस्टेड कंपनी, हमको तो अब्रिज्ड ही देना है। देने की अनुमति थी, बट अगर कोई फुल मांग ले तो फुल दोगे उसको। ओके, तो ये तीनों चीज चेक करो। इफ हो गया, बट इफ शेयर होल्डर्स, जिसकी बुक में करेक्शन नहीं है तो उसमें ठीक कर लीजिएगा, इफ इट्स ऑलरेडी करेक्टेड इट्स ओके। और यहां पे लैंग्वेज देखो प्लीज, यही हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ था, AOC 3 एंड AOC 3A if companies complying with Ind AS, तो अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फॉर्मेट है दैट इज AOC 3 या AOC 3A एज द केस में बी। तो यहां से ना छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे ये ना एक 4 मार्क्स का केस स्टडी बन के आ जाएगा कि एक कंपनी डिटेल सब कुछ नहीं भेज रही है, अब्रिज्ड करके भेज रही है तो अलाउड है, बट रजिस्टर्ड ऑफिस में आप अलाउड भी सब कंपनी को नहीं है, लिस्टेड को है नंबर 1। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में फैसिलिटी होना चाहिए फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स 21 दिन पहले से। AOC 3 शेयर होल्डर्स को जाएगा 21 दिन बिफोर द मीटिंग। बट इफ शेयर होल्डर्स डिमांड फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट then listed company has to provide full. Is it okay? Next देखो, manner of circulation, कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगों को भेजते हैं फिजिकल कॉपीज डिस्पैच हो रही है, पर लिस्टेड कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है और इन कंपनीज को भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल डिस्पैच। शेयर होल्डर्स को उनका जो ईमेल आईडी डीमैट करवाने के समय कंपनी ने लिया होगा वहां पर भेज देगा, और जिनके डीमैट शेयर होल्डिंग नहीं है पर वो कंसेंट दे दिए कि आप मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दीजिए तो वो भी चलेगा। स्टार्ट रीडिंग इट एवरीवन, पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट रीडिंग कि जो डिस्पैच हो रहा है वो ऐसे ऐसे डिस्पैच हो सकता है, पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। स्टार्ट रीडिंग। तो 4-5 छोटे छोटे
ओके, पक्का एवरीवन? नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंटरेस्टिंग। पता है इस 136 से हर पैराग्राफ एक 4-4 मार्क का केस स्टडी बन रहा है। यहां पे एक लाइन जरूर लिखना चाहिए, एवरी पार्ट इज अ स्मॉल केस स्टडी पार्ट। यहां से छोटे मतलब 136 अपने आप में एक बड़ा सेक्शन नहीं है। जैसे पहले सर्कुलेशन की बात हुई, क्या सर्कुलेट करोगे, शॉर्टर नोटिस चलेगा क्या, कितने का कंसेंट चाहिए, लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, लिस्टेड कंपनीज को ऑप्शन दिया गया पब्लिश्ड वर्जन भी सर्कुलेट कर सकते हो AC3 में, पर उसके लिए आपको क्या करना है, और कोई अगर फुल मांग ले तो देना पड़ेगा। क्या कुछ कंपनीज ईमेल से भेज सकती है और कैसे किस आईडी पे भेजेगी वो भी लिखा हुआ है। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं, तुम भी इसको कॉपी में भी लिखना कि लिस्टेड कंपनी what financial statements are put by listed company on its website। क्वेश्चन है what FST, लैंग्वेज लिखिए प्लीज, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी अपने वेबसाइट पर डालेगा। क्वेश्चन लिख के रखिए, what financial statement is put by a listed company on its website। मैं वापस बोल रहा हूं, what financial statements are put by a listed company on its website। खुद के वेबसाइट पर लिस्टेड कंपनी कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालेगा। लैंग्वेज मिला, what financial statements are put by listed company on its website। written everyone? तो आइए एक एक करके देखते हैं। own financial statements, consolidated financial statements, documents, separate audited accounts of subsidiary। लिस्टेड कंपनी क्या क्या डालेगा, लैंग्वेज देखो, खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने वेबसाइट पे डाल रहा है खुद का वाला, कंसोलिडेटेड वाला, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अटैच किए जाते हैं ना, ऑडिट रिपोर्ट और वो सब भी जाएगा। अब मेन ट्विस्ट यहां से हो रहा है, ये ध्यान से देखना, सेपरेट अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी, यानी सब्सिडरी के जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो भी डालना है इसको। तो खुद का डालेगा, कंसोलिडेटेड डालेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अटैच होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, वो भी आएंगे, एंड सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कॉपी में अभी लिखो इस लाइन को, व्हाट FST आर पुट बाय लिस्टेड कंपनी ऑन इट्स वेबसाइट। और एक क्वेश्चन कॉपी में लिखो, हाउ शॉर्टर ड्यूरेशन than 21 days for circulation of FST can be validated। ये दोनों कॉपी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले। तो आप सेपरेट ऑडिटर अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी डाल रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अगर सब्सिडरी, सपोज ये मेरी बात ध्यान से सुनो, सपोज ए लिमिटेड है, ठीक है, इंडियन कंपनी है, अब ए चाइना लिमिटेड इसका सब्सिडरी है। अब ए चाइना लिमिटेड का वहां और सब्सिडरी है, A1 चाइना लिमिटेड, A2 चाइना लिमिटेड, मेरे और भी सब्सिडरीज हैं। मेरी बात सुन रहे हो आप? तो हम किसको कंसोलिडेट करेंगे? सब्सिडरी के सब्सिडरीज भी तो मेरे ही सब्सिडरी होते हैं। तो ए लिमिटेड अपना ओन FST बनाएगा, किसका? ए लिमिटेड का, वो डालेगा। फिर वो एक CFST बनाएगा, किसका? ए प्लस ए चाइना प्लस A1 चाइना प्लस A2 चाइना को कंसोलिडेट करके, करेक्ट हूं? प्लस यहां बोल रहा है सेपरेट ऑडिटेड FST ऑफ A1 A2 A चाइना, क्योंकि वो मेरे सब्सिडरीज हैं। CFST समझ में आया आपको? CFST में मैं खुद के साथ सारे सब्सिडरीज को क्लब कर रहा हूं, एंड नीचे में मैंने क्या लिखा, सेपरेट ऑडिटेड FSTs ऑफ सब्सिडरी भी डालूंगा। पर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब सपोज CFST में डालूंगा, अब सपोज ये A1 चाइना लिमिटेड जो है मेरी सब्सिडरी, और ये उनकी सब्सिडरी है A2 लिमिटेड,
या ए चाइना लिमिटेड मेरी सब्सिडरी है, तो एक बात बताओ, ए चाइना लिमिटेड के लिए इमीडिएट होल्डिंग कंपनी क्या है? A1 चाइना लिमिटेड के लिए ए चाइना। तो इन लोग भी तो अपना कंसोलिडेशन कर रहा होगा ना अपने लेवल पर, अगर वहां कंसोलिडेशन दरकार है। तो अब हिंदी में एक बात सुनो, अगर ए चाइना लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है और हम ए चाइना लिमिटेड का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाल दें अपने वेबसाइट पर, मैं ए लिमिटेड हूं, मैं अपने वेबसाइट पे ए चाइना लिमिटेड का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाल दूं, तो मुझे फिर A1 चाइना, A2 चाइना का अलग अलग सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं डालना पड़ेगा। नहीं सर डालना पड़ेगा, आप ही के नोट्स में तो लिखा है, पर इसी का एक्सेप्शन है, इस ब्रैकेट का एक्सेप्शन क्या है? इफ आई एम पुटिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी, देन आई डोंट हैव टू प्रेजेंट सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी। मैं वापस रिपीट करता हूं, मैं खुद का ओएफएसटी डाला ओन, मैं कंसोलिडेटेड एफएसटी डाला जहां मैं अपना और अपने सारे सब्सिडरीज और उनके सब्सिडरीज को भी जोड़ के डाला, फिर मैं सब्सिडरी के सेपरेट 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 डाला, पर मुझे सब्सिडरी का सेपरेट 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 नहीं डालना होगा, मुझे अपना डालना है, मुझे अपना सीएफएसटी डालना है जो मैं बनाया हूं, और मैं सब्सिडरी का बनाया हुआ जो सीएफएसटी उसके लेवल पर होगा, अगर वो डाल दूं तो मुझे सब्सिडरी का अलग 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 नहीं डालना पड़ेगा। फुल पेज करिए, कहां लिखा है दिखलाता हूं, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन दिस लाइन। और अगर ऑडिटेड नहीं होता है, जिस कंट्री में सब्सिडरी है वहां ऑडिट की दरकार नहीं होती है, तो अनऑडिटेड डालेंगे। और सपोज चाइना वाली कंपनी मैंडरिन में बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन डालेंगे। तुम ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग गुलाटी खाएंगे। चलिए स्टार्ट रीडिंग, बोलो। इस लाइन को लेआउट, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, वापस सुनिए, मेरे साथ अगर ये कर लोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अकेला इसको छोड़ दिए बाद में तो नहीं कर पाओगे। शुरू करो फिर से, ये लिख दिया था दोनों वर्ड्स, देखो ये लाइन अभी कॉपी करोगे कॉपी में खुद, और फिर एक्सेप्शन लिखोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन? दैट यू डोंट हैव टू पुट सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ ईच सब्सिडरी, अलग अलग नहीं डालना पड़ेगा। कब नहीं डालना पड़ेगा? प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड मतलब एक्सेप्शन, कि अगर मेरी सब्सिडरी इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर वाले के लिए दिस एक्सेप्शन इज ओनली फॉर, इस पे भी एग्जाम में आएगा कि तुम्हारी इंडियन सब्सिडरीज के केस में है ना, एक बीच वाली इंडियन सब्सिडरी बोलेगी मेरा सीएफएसटी डाल दीजिए, नहीं है, दिस एक्सेप्शन इज ओनली फॉर फॉरेन सब्सिडरीज। बहुत जालिम क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से, कि वेयर फॉरेन सब्सिडरी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड एफएसटी अंडर इट्स कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वहां पर ये है। देन if consolidated FST is placed on the website of the listed company, then I don't have to put separate audited financial statement. यानी ये जो exception है, this is only for foreign subsidiaries. वैसे ही where foreign subsidiary is not required to get its statement audited under any law of the country and which does not get such financial information audited, the holding Indian listed company may place unaudited FST on its website.
और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी चाहिए। ध्यान से पढ़ के देखो इन चीजों को। एक्सेप्शन इज ओनली फॉर फॉरेन सब्सिडरीज एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, अनऑडिटेड ट्रांसलेशन। ये सारे वर्ड्स दिख रहे हैं। स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करिए। स्टार्ट रीडिंग। ओके, पक्का ना एवरीवन? अनऑडिटेड, अगर ऑडिटेड नहीं है एक सिंपल लाइन लिखो, तुम अभी नोट्स बना लो। इफ अनऑडिटेड, बिकॉज एज वहां पे ऑडिट की दरकार नहीं है, देन अनऑडिटेड डालिए। और if the financial statement of that foreign country is in a language other than English, then first translate in English। तो ये हेल्पिंग नोट्स ऐसे याद आ जाता है। अनऑडिटेड बिकॉज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिट। अब तुम ऑडिट करवाए नहीं और अब जिद करते हो हम तो अनऑडिटेड डालेंगे सर बोले थे। अनऑडिटेड का यहाँ शॉर्ट मीनिंग क्या है कि अगर आपके यहाँ ऑडिट कंपल्सरी नहीं है। ओके, यही मैंने नोट में भी लिख दिया था आजकल इस बुक में, ये लर्न है। स्टार्ट रीडिंग अगर आपके बुक में भी लिखा हुआ हो चेक कर लीजिएगा। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इंस्पेक्शन मेंबर भी कर सकता है, डिबेंचर ट्रस्टीज भी कर सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंबर को अलाउड नहीं है, फिनेंशियल स्टेटमेंट डिबेंचर ट्रस्टी एंड मेंबर्स भी कर सकते हैं। और अगर आप ये जो इतना मैंने मेहनत से पढ़ाया ना, सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, आपका ब्रिस्ट वाला में ये सुविधा नहीं है, आपके वेबसाइट पे ये सब ना डाले गए हैं, तो पेनल्टी लग रहा है कंपनी पे। कितना पेनल्टी लिख देना, इस बार फाइन नहीं है। निधि कंपनीज के लिए एग्जामिशन ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर इतना 5,000 टाइम से सर्कुलेशन नहीं होने के लिए, और कंपनी के ऊपर पेनल्टी है, फाइन नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैं टाइम दे रहा हूं, एक बार जो समझ में आया ना इस आंसर को क्या लिखना था वो भी बता देता हूं। आपको पहले ये लिखना है, ये लिख लोगे, अभी कभी कॉपी में लिखोगे मैं वीडियो पॉज करके, और फिर ये वाला उसका एक्सेप्शन है जो यहां पर लिख दिया गया है, और फिर ये 2 लाइंस इजी वर्जन आप लिख लीजिए, ताकि लंबे केस स्टडीज आते हैं इसके ऊपर आप कंफ्यूज नहीं होगे। एंड दिस पेनल्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये लर्न कर लेना। अगर टाइम से सर्कुलेट नहीं होता है, देन व्हाट इज द पेनल्टी विच इज इम्पोज्ड। स्टार्ट डूइंग इट, अभी कभी करिए, डू इट नाउ। Start doing it.
सो आपने लिखा होगा, और ये था इंस्पेक्शन, इसको बोलोगे आप इंस्पेक्शन, पक्का? तो आपने शॉर्टर नोटिस क्वेश्चन अपने नोट्स में मेंटेन किया होगा, मैं वापस रिमाइंडर दे रहा हूं। उसके बाद ये वाला जहां से क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ये जोन, क्योंकि एक बड़े केस स्टडी का ही आंसर है इनडायरेक्टली ये, एंड ये एमसीक्यू में आ सकता है, पेनल्टी का केस है, ये फाइन इम्प्रिजनमेंट का केस नहीं है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, लुक हियर एवरीवन। अच्छा, यही वापस सेम चीज लिखा हुआ है, एफएसटी को लेके आप रीडिंग कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू दिस एस्पेक्ट, सेक्शन 137। अभी हमने क्या किया सुबह से, सर्क्यूलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी वर टॉकिंग अबाउट। अब हम 137 में क्या करने वाले हैं कि आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ले डाउन हुआ था एजीएम में, उसको फाइल भी करना है आरओसी के पास। सर कितने टाइम के अंदर? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, एजीएम के 30 दिन के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है एओसी 4, तो उसमें आपको आरओसी के पास फाइल भी करना है। ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 डेज। वेट वेट वेट, अगर एजीएम नहीं हुआ है तो सर कोई कारण से हम एजीएम होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो लैंग्वेज लिखा है विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। सो वापस बोलिए, विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। तब 30 डेज कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, वहां से 30 डेज काउंट होंगे। इज इट ओके? तो आइए मिलकर देखते हैं व्हाट आर दे ट्राइंग टू स्पीक। यहां पे कुछ फॉर्म नंबर्स है, वो मैं बाद में बताऊंगा आफ्टर आई डू 137। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अपना सीएफएसटी एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड, सुबह से ये लाइन बार बार आ रहा है, ड्यूली अडॉप्टेड एट एजीएम, जो एजीएम में अडॉप्ट हो गया वो वाला हम 30 डेज के अंदर, ड्यूली अडॉप्टेड वाला, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटेड नहीं है ये, अडॉप्टेड है कि शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूव कर दिया, हाँ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक ही लग रहा है, तो ये फाइल करना है कितने दिन के अंदर? 30 डेज ऑफ एजीएम के अंदर। देरी करोगे तो कुछ एडिशनल फीस के साथ फाइलिंग होगा। अगर नहीं अडॉप्ट होता है, नाउ क्वेश्चन इज इफ नॉट अडॉप्टेड, तब क्या होगा? अगर आपका अडॉप्टेड नहीं होता है, लैंग्वेज तुम भी लिख रहे हो, इफ नॉट अडॉप्टेड, नॉट अडॉप्टेड मतलब शेयर होल्डर्स ने अगर चिल्ला चिल्ली मचा दिया, नहीं नहीं ऐसा प्रॉफिट्स नहीं हो सकता, फिर से बनाइए, बहुत अच्छी चल रही थी कंपनी, आप इतना लॉस कैसे दिखा रहे? तो इफ नॉट अडॉप्टेड तो क्या होगा? तो भी लॉ बोलता है कि अगर अडॉप्ट नहीं हुआ है तो भी आप आरओसी के पास तो फाइल कर ही दीजिए एज प्रोविजनल। ओके, अगर अडॉप्ट नहीं हुआ है तो भी आप आरओसी के पास फाइल तो कर ही दीजिए एज प्रोविजनल till the financial statements are filed with him after with the ROC after their adoption in the adjourned AGM। यानी आप पहले एक प्रोविजनल वाला फाइल कर दीजिए एंड आफ्टर एडॉप्शन फिर से एक फाइनल फाइल करिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग सीएफएसटी आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। लैंग्वेज मिला? एंड इफ नॉट अडॉप्टेड आप फाइल कर दीजिए विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम प्रोविजनल रिकॉर्ड्स के रूप में, कि देखिए अडॉप्ट नहीं हुआ था पर ये हमारा प्रोविजनल है, और अडॉप्शन के बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वापस से फाइल करिए कि अब हमारा ये फाइनल वाला है। कोई कारण से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजर्न्ड एजीएम में अडॉप्ट होता है, मीटिंग एडजर्न हो गई थी वहां अडॉप्ट होता है, तो विद इन 30 डेज ऑफ एडजर्न्ड एजीएम आप फाइल कर दीजिए। एक तो है कि अडॉप्ट ही नहीं हुआ, और एक है कि मैटर ऑफ एडॉप्शन कुछ झमेला हो गया, मीटिंग एडजर्न हो गई, तो एडजर्न्ड मीटिंग के 30 डेज के अंदर आप फाइल कर दीजिए। तो इसमें नया फीचर क्या पता चला? सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एओसी 4 में फाइल होता है विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ
एजीएम। सर आप 60 डेज बोलते थे बचपन में, हमने वो एनुअल रिटर्न में पढ़ा था कि एनुअल रिटर्न एमजीटी 7 में विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम जमा होती है। ओके, एंड कोई कारण से अडॉप्ट नहीं हुआ, शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पसंद नहीं आया, उनको लग रहा गड़बड़ है, फिर से रिव्यू करने बोला है कंपनी को, तो अनअडॉप्टेड वाला फाइल करिए। अनअडॉप्टेड वाला फाइल करना पड़ेगा आपको, रीजंस बता दीजिएगा, पर उसको प्रोविजनल के रूप में फाइल करिए, और जब अडॉप्ट हो जाए तो फाइनल वाला फाइल करिए। और कोई कारण से अडॉप्शन का मैटर डिस्कस ही नहीं हुआ, मीटिंग एडजर्न हो गई थी, तो विद इन 30 डेज ऑफ एडजर्न मीटिंग फाइल करिएगा। बट गुड न्यूज सुनो, ये 30 डेज आप पढ़ लिए, एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर ओपीसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइलिंग हो एमसीक्यू में 30 डेज मत करना, इट इज 180 डेज। और एक मिनट बच्चा, 180 डेज कहां से काउंट हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर क्लोजर से। सर एजीएम से क्यों नहीं? शायद भूल गए, ओपीसी में तो एजीएम होल्ड करना ही नहीं पड़ता है। ओ, तो ये क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 डेज। सो सर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा एमसीक्यू का, यस, कि वो नॉर्मल कंपनी का है या ओपीसी का है, या ऊपर चलो एक बार मजा दिखाता हूं, ये दोनों हो गए, या फॉरेन कंपनी का है। फॉरेन कंपनी का होने से लैंग्वेज क्या आ रहा है? विद इन 6 months। ओ, एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉरेन कंट्री में, जैसे ईयर खत्म हो रहा है, विद इन 6 months। और जो फॉरेन कंपनी फाइल कर रहा है वो इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस का यहाँ पे आरओसी को फाइल करेगा। फॉरेन कंपनी जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है वो इंडिया के अनुसार वो अपने इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस का बना रहा है विद इन 6 months। तो ये वाला भी लोग बहुत रॉन्ग करते हैं, आई एम बार बार मैं आपको बता रहा हूं, यू हैव टू बी केयरफुल। फॉरेन कंपनी का फाइलिंग इज विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये वाला इज समथिंग एल्स, ये वाला इज विद इन 6 months। यहां से एक आने का अच्छा चांस है, लिखो ड्रॉ इन कॉपी, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज करो, अगर आप घर से देख रहे हो वीडियो पॉज करके मैं टाइम दे रहा हूं, इस चार्ट को कॉपी में बनाइए, कुछ हलचल मचेगा, आप यहां से फंस सकते हो। चलो स्टार्ट डूइंग इट नाउ।
ओके, चेक कर लीजिए। मैंने टाइम दिया था, आपने लिखा होगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, साथ में लेते हुए चल रहा हूं, प्लीज लिखिए। सो ये सारी चीजें आपके जमा हो जाने चाहिए। वेरी गुड। नाउ फाइलिंग की बातें चल रही थी, XBRL, और वो मैं पढ़ाऊंगा, फिर वो वापस इस पेज पर आऊंगा। नाउ लुक हियर, a company shall, along with its FST to be filed with ROC, attach accounts of its subsidiary which have been incorporated outside India and which have not established any place of business in India. उनको भी मैं अटैच करके जमा दे दूंगा, सब्सिडरी, फॉरेन सब्सिडरीज का भी, चाहे इंडिया में बिजनेस नहीं खोला है तो भी। एक बच्चा बोलता है सर विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम बोल रहे थे आप। अच्छा, फॉरेन वाले का क्या था? एजीएम नहीं है, 6 मंथ्स है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नाउ एक लड़का बोल रहा था अगर एजीएम हो ही नहीं तो उस सिचुएशन में भी जमा देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। सर कैसे देंगे? फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। पढ़ के देखो, अगर एजीएम नहीं हुआ है तो भी जमा देंगे। एंड रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग 30 डेज ऑफ द लास्ट डे। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। अगर एजीएम होल्ड ही नहीं हुआ है तो कैसे जमा दोगे? विद इन रीजंस वर्ड आंसर में मिस नहीं होना चाहिए, प्लीज रिमेंबर, ये रीजंस वर्ड आंसर में आना चाहिए। एंड 30 डेज कहां से काउंट होंगे? विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। स्टार्ट रीडिंग इट एवरीवन। तो हम लोग क्या देख रहे थे? छोटे छोटे क्वेश्चंस। पहले तो जहां कंफ्यूजन होता है वो मैंने आपको दूर करवाया। नाउ आई एम सेइंग अगर एजीएम ही नहीं हुआ है सर तब मैं क्या करूं? तो इफ एजीएम इज नॉट बीन हेल्ड, then in that scenario what will you do? देखो language, you will file it within 30 days of AGM. Reasons for not holding the AGM will be filed with ROC within 30 days of the last day before which AGM should have been held. बोलो मिला? उसके बाद सर this is very important, लिखो वापस। अगर ये फाइलिंग टाइम से नहीं हो तो क्या पेनल्टी लगेगा? इस बार भी पेनल्टी है। नॉन फाइलिंग के लिए पेनल्टी वर्ड यूज हो रहा है। फाइन हुआ था ना सर पिछले क्लास में? दैट वाज इफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो 129 में फाइन भी था एंड 129 अगर आपको वापस दिखाता हूं जेल भी था, वहां पर दोनों था ना, क्रॉस चेक कर लो। 129 पे आपको जेल भी था एंड आपके ऊपर फाइन भी था। जेल अप टू 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। तो कंपेयर दिस फिगर विथ 128 एंड 129 और फिर लिखो यहीं पर पीछे वाले पेज में जाके 129 में जाओ, कंपेयर विथ 129, 136, 137। 137 में पेनल्टी वर्ड यूज हो रहा है, यहां पे भी पेनल्टी वर्ड यूज हो रहा है। 136 में वो सर्कुलेशन और का टाइम से नहीं होने से क्या पेनल्टी लगेगा, लर्न इट। और ये है आप अगर फाइल नहीं करते हो आरओसी से तो क्या होगा? यहां पे लैंग्वेज लिखना, फाइन 50,000 5 lakhs और इम्प्रिजनमेंट मैक्स 1 ईयर। स्टार्ट राइटिंग। 136, 137 पेनल्टी है एंड 129 में फाइन और इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 1 ईयर। राइट इट प्लीज। पीछे जाके एक बार 129 में ये विश्लेषण लिख कर आइए, सो दैट आफ्टर 4 months ऑल्सो व्हेन यू रिवाइज तो ये सब वर्ड्स से आपके वो एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी बड़े क्वेश्चन के अंदर आते हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्लीज गो। अगर आप घर से कर रहे हो वीडियो पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे भरिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड कंफ्यूजन्स। वीडियो पॉज कर लो, मैं यहां पढ़ाते रहूंगा, आप घर पे का वीडियो पॉज करो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज किया था मेरे बोलने पर। नाउ आई विल मूव अहेड, मैं आगे बढ़ूंगा। हम लोग फाइलिंग देख रहे थे, एडॉप्शन देख रहे थे। नहीं, एडॉप्शन होने से पहले एक प्रोविजनल फाइल कर लो, फिर एडॉप्शन के बाद एडजर्न मीटिंग में फिर कर देना। और यहां पर देखो, कंपनी फेल्स टू फाइल द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पेनल्टी कितने के लगेगा? कंपनी पे 1000 रुपीज लगेगा, 100 पर डे, मैक्सिमम 2 lakhs।
एंड अदर रिस्पॉन्सिबल पर्संस में लिस्ट दिया हुआ है, देखो लंबा लिस्ट है, एमडी, सीएफओ, और इन लोग दोनों अगर एब्सेंट हो तो जिस डायरेक्टर को जिम्मेदारी दी गई थी, और अगर किसी अलग से डायरेक्टर को जिम्मेदारी नहीं दिए हैं, देन ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के ऊपर ये पेनल्टी लगने वाला है। पक्का एवरीवन? स्टार्ट डूइंग इट। चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां फाइन को टिक करके मत आना। ओके, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। कभी कभी सारे डायरेक्टर्स भी फंस सकते हैं, ना हमारे यहाँ सीएफओ है ना हमारे यहाँ एमडी है, तो सारे डायरेक्टर्स भी फंस सकते हैं, कोई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक को डेलीगेटेड थी ना। ये छोटे से दो एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग वापस भी आएंगे इस पेज में, डोंट वरी। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, मिलके करें। Financial statements are to be filed with ROC within 30 days of holding AGM. नॉर्मल सिनारियो में, ओपीसी में तो ये भी नहीं है, और फॉरेन कंपनी में एजीएम से काउंटिंग नहीं होती है, विद इन 60 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम, मतलब अगर एजीएम हमारा हेल्ड हुआ है 15 सितंबर 2020, तो हमारा फाइल कब हो जाना चाहिए? वेरी सिंपल, 15 अक्टूबर 2020 या उसके पहले। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अडॉप्टेड या एक्सेप्टेड, जो भी बोल लो, एट एजीएम, तो क्या होगा? वी विल फाइल द प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 30 डेज ऑफ होल्डिंग एजीएम। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आज ही पढ़े थे कि हम प्रोविजनल वाला बोलकर फाइल कर देंगे अगर नहीं भी अडॉप्ट हुआ है। इफ एजीएम इज एडजर्न्ड टू 22 सितंबर 2020 and financial statements are adopted in adjourned meeting, then adopted financial statements are filed। कहां से काउंटिंग शुरू होगी? adjourned meeting जो 22 सितंबर को हुआ था, वहां से 30 डेज, दैट इज ऑन और बिफोर 22 अक्टूबर 2020। तो मैंने क्या लिखा, हम प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करेंगे, उसके बाद हम अडॉप्टेड वाला भी फाइल करेंगे ऑन और बिफोर 22 अक्टूबर। आर यू गेटिंग दिस? चेक करो प्लीज, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा अडॉप्ट नहीं हुआ है तो हम प्रोविजनल वाला फाइल कर देंगे जिस दिन एजीएम हुआ है वहां से। अब अडॉप्ट जब होता है एडजर्न्ड मीटिंग में, वहां से 30 डेज के अंदर हम अडॉप्टेड वाला फाइल कर देंगे। अब कुछ कहानी में ट्विस्ट है। अब देखो लैंग्वेज, अगर एजीएम टाइम से होल्ड नहीं हुआ है, इट इज हेल्ड ऑन 10 अक्टूबर 2020। अब यहां लोग फंसते हैं, लोग बोलते हैं अच्छा एजीएम हुआ है 10 अक्टूबर को, हम यहां से 30 डेज काउंट कर देते हैं। रुको, देन प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। सर कहां से पर? फ्रॉम द लास्ट डे ऑन इट शुड हैव बीन हेल्ड। ओ, यानी कि 30 अक्टूबर से 30 डेज के अंदर। अब रुको, लैंग्वेज देखो, इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड टाइमली बट इट इज हेल्ड ऑन 10 अक्टूबर, देन प्रोविजनल मस्ट बी फाइल्ड विद इन, पहले तो लिखा विद इन 30 डेज, आपको लग रहा होगा दैट इज ऑन और बिफोर 30th अक्टूबर। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्चुअल अडॉप्टेड एट अ लेटर डेट इन एक्चुअल एजीएम। सपोज हम 10th अक्टूबर को अडॉप्ट कर लिए, then adopted one has to be filed within 30 days
ऑन और बिफोर 9th नवंबर। से 9th नवंबर क्यों आया? बिकॉज अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, तो 9 तारीख के पहले, यानी एक प्रोविजनल वाला फाइल किए, फिर अडॉप्टेड वाला। प्रोविजनल वाला अगर तुम्हारा एजीएम नहीं हुआ है तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी? फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। और अडॉप्टेड वाला फाइनल वर्जन की काउंटिंग कहां से शुरू होगी? जिस दिन तुम अडॉप्ट किए हो एक्चुअली में, वहां से 30 डेज के अंदर। पक्का एवरीवन? प्लीज 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 ध्यान रखना इन चीजों का। तो सिंपल है, वापस देख लो कि एजीएम होल्ड कर लो, फिर होल्ड करने वाले दिन तुम ले डाउन करते हो, अडॉप्ट भी हो जाता है। अगर अडॉप्ट नहीं होता है तो भी आपको जमा तो देना ही पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ द एजीएम। प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेटर ऑन एट एडजर्न मीटिंग अडॉप्टेड वन होता है, आप अडॉप्टेड वन को जमा देते हो, पर प्रोविजनल भी एक बार जमा हो जाता है। सर अगर कोई कारण से हमारा एजीएम ही नहीं होल्ड होता है तो भी विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विथ रीजंस, लिख रहा है ना बुक में, रीजंस फ्लैश कर रहा है, आप भी मार्क कर रहे होंगे। सो डू रिमेंबर। अब मैं एक बार इस चार्ट को भी देख लेना अगर आपके बुक में बना हुआ है तो, यही सब चीजें वापस से लिखी हुई है। आई एम वेटिंग, ये रिवाइज करो। उसके बाद मैं एक बार XBRL में जाऊंगा और यहां पे 3 क्वेश्चंस हैं। अगर किसी की बुक में नहीं दिया हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। जिनके बुक्स में दिया हुआ है, रेलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बाकी लोगों को बाद में मैं लास्ट के रिवीजन सीरीज में करवाऊंगा ये क्वेश्चन। ये नए वंदना लिमिटेड, आप भी जो पढ़े उसी के ऊपर बेस्ड है। एजीएम ऑफ आर लिमिटेड, सम बुक्स डू नॉट हैव दिस क्वेश्चन, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आपके बुक में है तो आप करोगे इसको, रेलम लिमिटेड, वंदना लिमिटेड एंड एजीएम ऑफ आर लिमिटेड। एंड वो चार्ट जो मैंने आपको बोला था ना अभी अभी, ये अभी पढ़ लो तो आपको एकदम अभी का भी इसको रिवाइज हो जाएगा। अभी पढ़ो, 20 मिनट और लगेंगे, फिर XBRL कराने के बाद वापस आऊंगा इस पेज में। कुछ XBRL से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था 137 के अंदर। स्टार्ट रीडिंग दिस चार्ट। जो हमने पढ़ा है उसी का समराइज्ड वर्जन है। देखते रहिए ऑल ऑफ यू। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, कौन साइन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसी का यहां पे समरी भी दिया हुआ है कि कौन साइन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इंपॉर्टेंट लिखो, कॉपी में आ जाओ इस पॉइंट को लेके। कॉपी में मैंने वो पेनल्टी वाले जोन को फिर कॉपी में लिखना चाहिए, वो जो आज तुम लोग 128, 129, 136, 137, सर ऐसे कितने फिगर्स एंड फाइन्स एंड पेनल्टीज है, उसके पीडीएफ में अलग से दे दूंगा आपको, बट यू मस्ट कंपेयर। नाउ दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑथेंटिकेशन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कौन करता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। स्टार्ट रीडिंग इट, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। पूरा बैच पहले ऑथेंटिकेशन ऑफ एफएसटी कॉपी में भी लिखो। एंड का मतलब वो भी करेंगे ही करेंगे। इफ अपॉइंटेड का मतलब है जिस कंपनी में इस टाइप के पोस्ट होते हैं, जहां नहीं होते हैं वहां पे बस वो नहीं करेंगे। ये पढ़ के ऊपर वाले पैराग्राफ से मैच करो, आई विल बी बैक।
क्या लिखा है, बोर्ड के बिहाफ में, यानी पहले तो बोर्ड अप्रूव करेगा, तो financial statements including CFST will be approved by the board of directors before they are signed। यानी कि इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, साइनिंग पहले कर दिए बाद में अप्रूवल हो रहा है, गलत है। पहले बोर्ड अप्रूव करेगा, उसके बाद वो साइन करने के लिए रेडी होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड। कौन? चेयरपर्सन इफ इज ऑथोराइज टू साइन, यानी चेयरमैन होते ही कंपनी का आपके पास साइनिंग पावर नहीं आता है। चेयरपर्सन इफ ऑथोराइज्ड, or two directors, one of which is MD if there is MD in the company। Chairperson if authorized, or two directors, one of which is MD if there is MD in the company, इन दोनों में से एक, and CEO, CFO, CS ये भी साइन करेंगे अगर आपके कंपनी में CS है, बिकॉज हर कंपनी में CS नहीं होता है, कुछ पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इतने वाले कंपनीज में ही CS अपॉइंट हो सकते हैं, कंपलसरी है, बाकी लोग रखें तो रख ले। पर अगर सपोज मेरे कंपनी में CS का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं था और मैंने नहीं रखा है, तब मुझे CS नहीं ढूंढना है, अरे सर CS से साइन नहीं करवाए। जैसे मैं अपने घर की कंपनी का बता रहा हूँ, हमारी एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 ही डायरेक्टर साइन करते हैं। ऐसा तो गलत कर रहे हैं ना, आप तो पढ़ाते हैं, ये इन लोग का साइन भी तो चाहिए सर। CEO, CFO, CS पूरा डायग्रामेटिकली ऐसे याद करना, ये प्लस प्लस में था, इसके बाद एक ब्रैकेट खुलता था और लिखता था इफ अपॉइंटेड। CEO, CFO, CS की साइनिंग वाले रिक्वायरमेंट तभी आएंगे जब इफ अपॉइंटेड होगा। रियल लाइफ के बारे में बताऊं, ये जो ऑनलाइन फॉर्म फाइल होता है ना, उसमें एक ही डायरेक्टर का साइन होता है। सर तब ये आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं? उसमें क्या होता है, फिर हम प्रिंट आउट्स लेते हैं, उन प्रिंट आउट्स को में हम ये सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब हम ऑनलाइन फाइलिंग करने जाओगे तो वहां ये सब इतने साइनिंग के उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं लगते इतने सारे लोगों के। तो प्लीज प्रैक्टिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइनिंग वाला जो प्रोविजंस है, मैंने इंक चेंज क्यों किया है तुम भी कर लेना अगर नहीं चेंज है। चेयरपर्सन इफ ऑथोराइज, यानी चेयरमैन ऑफ द कंपनी होते ही ऑटोमेटिकली साइनिंग पावर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए, ऑथोराइजेशन देना पड़ेगा साइनिंग के लिए। या 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ विच इज MD if there is MD in the company, and CEO, CFO, CS if appointed। Are you getting these words? Very very good। अब मैं ना थोड़ा पीछे जाऊंगा। अच्छा, ये मैंने डिफरेंस फिर से आपके लिए बना दिया था, एक इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी में, ये वापस कंपेयर कर लो, इसके एनुअल रिटर्न में भी क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे 60 डेज होता है एनुअल रिटर्न, सर इसमें भी 60 डेज है, पर इसमें फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, रिमेंबर दिस, पक्का? अब एक बार XBRL नाम का एक टॉपिक था, पहले अगर उस पे जाता हूँ क्योंकि मुझे वापस 137 में आना है, तो अब पीछे जाना पड़ेगा। उस दिन था ये टॉपिक, यस। XBRL फुल फॉर्म लिखा होगा मेरे बुक में, आप भी लिख लीजिए, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इट्स अ स्मॉल टॉपिक, इट्स नॉट अ चैप्टर एक्चुअली, मैंने अपने बुक में से स्प्लिट कर दिया है। इट्स अ स्मॉल टॉपिक, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, चैप्टर का नाम लिखो, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। क्या होता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले कुछ लोग एक्सेल में बनाते थे, कुछ लोग वर्ड में बनाते थे, सबका अलग अलग तरीका था। और जब उसमें बनाने के बाद भी क्या होता था, जैसे कोई लिख रहा है डेटर्स, कोई लिख रहा है सन्ड्री डेटर्स, कोई लिख रहा है सन्ड्रीज, मतलब अलग अलग नोमेनक्लेचर थे आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो XBRL इंटरनेशनली आजकल यूज होता है सारे अच्छे जगह पर, कि जहां पर हमें जो आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें भी यूनिफॉर्मिटी लाए कि क्या नाम से हम उसको मतलब डिनोट करें। इसका फायदा क्या होता है कि बेटर कंपैरिजन हो पाता है। और XBRL का जो मतलब ये आपके जो सेम टाइप के आइटम्स के नाम आप लिखते हैं, एंड व्हेन यू लुक एट सम अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री, कई बार कंपैरिजन करना पड़ता है, ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है, एनालिटिकल रिव्यू करना पड़ता है, तो आपको बेटर हेल्प होता है गवर्नमेंट को भी एंड कंपनी को भी। तो XBRL का एक फायदा क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट हेड्स फॉर वेरियस अकाउंटिंग कैप्शंस, एक यूनिफॉर्म हेडिंग हम डेवलप करने लगे अलग अलग आइटम्स के लिए, और एक मशीन रीडेबल लैंग्वेज में है XBRL, तो इट इज फास्टर। तो ये मेन 2 एडवांटेजेस हैं XBRL के, कि वाई XBRL कॉन्सेप्ट हैज गेन्ड सो पॉपुलैरिटी। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, कौन सी कंपनीज के लिए XBRL मैंडेटरी है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स XBRL में बनाओगे। आजकल कई और डॉक्यूमेंट्स भी XBRL में मैंडेटरी हो गए। तो अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, कौन से वो कंपनीज हैं मैं बताऊं। लिस्टेड कंपनीज में हमेशा कंपलसरी है,
एंड देयर इंडियन सब्सिडरीज। अब चाहे वो इंडियन सब्सिडरीज लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, लिस्टेड कंपनी के इंडियन सब्सिडरीज के लिए कंपलसरी है। सर और बताइए ना। और आप देखोगे चाहे अब अनलिस्टेड हो पर आपका अगर पेड अप कैपिटल कुछ लेवल के ऊपर हो, या अनलिस्टेड हो पर आपका टर्नओवर कुछ लेवल के ऊपर हो, या आपकी कंपनी के ऊपर इंड एस लग गया है, वो भी समझाऊंगा। इंड एस वैसे आप अकाउंट्स टीचर से समझ गए होंगे। तो इन 4 केसेस में एक्सबीआरएल कंपलसरी है। पर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, चाहे आप हो सकता है लिस्टेड हो या आप ऊपर वाले रेंजेस के अंदर फंस गए हो तो भी एग्जेम्प्टेड हो। अगर आप कौन कौन सी कंपनीज हो जो एग्जेम्प्टेड है वो भी लिखा हुआ है यहां पर। तो स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी में जाओ और लिखो कंपल्सरी, एक्सबीआरएल कंपल्सरी फॉर 1 2 3 4 और ये है एग्जेम्पशन। ये कॉपी में जाके लिखोगे, पर अभी अब बहुत ध्यान से पढ़ो, फिगर्स भी बहुत जालिम है। पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ में ही ट्रिगर हो गया, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ में ही ट्रिगर हो गया। ओ माय गॉड, यस। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। नहीं चलता है वो शायद। ओके, सो एक्सबीआरएल कहां कहां कंपल्सरी है, कॉपी में जाके लिखो। और एग्जेम्पशन में कौन कौन सी कंपनी है, बैंकिंग, एनबीएफसी एंड हाउसिंग कंपनी, 3 कंपनीज एग्जेम्प्टेड। पहले पावर सेक्टर कंपनीज एग्जेम्प्टेड हुआ करती थी, आजकल नहीं है। आजकल उन पर भी लगता है। पहले पावर सेक्टर कंपनीज एग्जेम्प्टेड हुआ करती थी, आजकल पावर सेक्टर कंपनीज पर भी लगता है। सो कौन कौन सी 3 कंपनीज एग्जेम्प्टेड है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसीज। इनके ऊपर जरूरी नहीं है कि हम एक्सबीआरएल फॉर्मेट लगाएं, वॉलंटरीली कोई करना चाहती है तो कर लेंगे। और भी कई डॉक्यूमेंट्स एक्सबीआरएल से जाते हैं, पर आपको भी बस एग्जाम के लिए ये याद करना है, लिस्टेड कंपनी की सपोज कोई अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी, और अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी का पेड अप कैपिटल 4 करोड़ है। मैं वापस पूछता हूं, एक लिस्टेड इंडियन कंपनी की अनलिस्टेड सब्सिडरी है, अनलिस्टेड सब्सिडरी का पेड अप कैपिटल 4 करोड़ है, टर्नओवर 99 करोड़ है, क्या एक्सबीआरएल लगेगा? मैं वापस पूछता हूं, लिस्टेड कंपनी की अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी है, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ है, टर्नओवर 99 करोड़ है, क्या एक्सबीआरएल लगेगा? आंसर है लग जाएगा। कैसे सर? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में कोई फिगर्स नहीं है, लिस्टेड कंपनी और उनके इंडियन सब्सिडरीज पर लगता है और लगेगा। अंडरस्टूड? पेड अप कैपिटल तो नेक्स्ट पॉइंट बन के आया, चाहे वो अनलिस्टेड हो तो भी लगेगा, अगर पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और ऊपर है या टर्नओवर 100 करोड़ और ऊपर हो। बट बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी बस याद रखना, मैं शॉर्ट में सॉरी, एंड हाउसिंग फाइनेंस भी है, 4 कंपनीज एग्जेम्प्टेड है, नॉट 3, 4 कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड। ये भी ले जाइए, बाई चांस वो आएंगे उनके घर से कोई, कर दिया मेरे मोबाइल से। ये 4 कंपनीज एग्जेम्प्टेड हैं, चेक कर लीजिए। ओके, तो ये एक्सबीआरएल का इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है अगर कोई पूछे, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस, पूछता नहीं आज के एग्जाम में, बट आई हैव डिस्कस दिस विथ यू। ब्रैकेट कर दिया मैंने, चेक कर लीजिए। तो एक्सबीआरएल कभी कभी आपको बनाना पड़ता है, ये कहां बनाना पड़ता है वो भी मैंने बता दिया। ये मैंने क्यों पढ़ाया है आपको? अच्छा, इंडेस भी लिस्टेड कंपनीज में इंडेस हमेशा मैंडेटरी है,
अनलिस्टेड के रेंजेस बने हुए हैं ऐसे ऐसे होने से। आप कोई वॉलंटरीली फॉलो करना चाहे तो कर ले, अब ये सब पढ़ने की दरकार नहीं है। रीड दीज 2 क्वेश्चंस एवरीवन। एक तो वही है जो मैंने बोला, यस। क्यों यस है? बिकॉज लिस्टेड कंपनी के इंडियन सब्सिडरीज होते ही लगेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में क्या है प्रॉब्लम? पेड अप कैपिटल 100 करोड़ लगेगा, टर्नओवर 100 करोड़ लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उन 4 कंपनीज में से एग्जेम्प्टेड कंपनी कैटेगरी के अंदर कवर्ड थी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उन्हीं 4 कंपनीज के एग्जेम्पशन क्राइटेरिया के अंदर कवर्ड थी, तो वहां पर नहीं लगेगा। इज इट ओके? वेरी गुड। अब हम देखो क्या कर रहे हैं। सम्राट जी घर से कर रहे हो शायद। एक इंड एएस बोल के टॉपिक आया था, नॉट अ चैप्टर। आप गिनने मत लग जाना, सर 3 चैप्टर करा दिए। दीज आर टॉपिक्स। इंड एएस आपके अकाउंट्स टीचर करवा चुके हैं, पर मैं आपको जस्ट एक याद दिला रहा हूं। इंड एएस हम लोग ग्लोबल प्रैक्टिसेस के चक्कर में फॉलो कर रहे थे, और यहां कॉन्सेप्ट क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एज रिकमेंडेड बाय आईसीएआई। आईसीआई बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ऐसे ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करिए, एंड आईसीएआई अकेला नहीं करता है, आईसीएआई इन कंसल्टेशन विथ एनएफआरए करता है। यानी आईसीएआई कंसल्ट्स एनएफआरए, देन रिकमेंड्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और इंड एएस किस कंपनी के लिए कंपलसरी होता है? ये सब मेरे सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूं। लिस्टेड कंपनीज में हमेशा कंपलसरी है, और बाकी कंपनीज जो भी इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड है वहां पे भी कंपलसरी है। या वो कंपनीज जिसकी नेटवर्थ इतने इतने करोड़ के ऊपर हो, और अगर एक कंपनी को अप्लाई कर जाता है इंड एएस, तो वो बाकी ग्रुप को भी ऑटोमेटिकली अप्लाई कर जाता है। अगर एक कंपनी को इंड एएस अप्लाई कर जाता है, तो बाकी ग्रुप को भी अप्लाई कर जाता है, होल्डिंग सब्सिडरी को भी कर जाता है। तो ये अकाउंट्स में आप पढ़ोगे, ये बस मेरे वर्ड एग्जाम में आते हैं, तो मैं इसको करवा देता हूं। तो यूजुअली व्हाट हैपन, इंडिया में जो इंड एएस है ना, वो हमने क्या किया है, इंडिया में जो इंड एएस है हमने अपने अनुसार थोड़ा कस्टमाइज किया। व्हाट इज इंड एएस एक्चुअली? जो इंटरनेशनली अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, गैप बोलते हैं, तो इंडिया में हमने उसका एक न्यू वर्जन अप्लाई किया है आईएफआरएस के नजर में। जैसे कुछ कंट्रीज लाइक बांग्लादेश है, वो पूरा बाहर वाला टोटली अडॉप्ट कर लिया था, पर इंडिया में जो आया था इंड एएस, वो हमने थोड़ा अपने अनुसार चेंज भी किया। तो वी आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स आईएफआरएस। व्हाट इज आईएफआरएस? इंटरनेशनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार हम लोग उसके तरफ बढ़ रहे हैं, पर पूरा वर्ड टू वर्ड हमने उनका अडॉप्ट नहीं किया है। पक्का एवरीवन? और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाए थे, जैसे कि ये है स्टेप 1, यहां लिखना, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लिखना नॉट फॉर एग्जाम। ऐसे इंड एएस के बारे में कई लोग पूछते हैं। जैसे ये स्टेप 1 है, ये एक अनलिस्टेड इंडियन कंपनी है पर नेटवर्थ 400 करोड़ है। दिस इज स्टेप 1 लिखना। तो इंड एएस अप्लाई हो गया। तो अगर इसको इंड एएस अप्लाई होगा तो स्टेप 2, इसका जो होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड, उसको भी हो जाएगा। यानी किसी कंपनी को अप्लाई करने से उसके होल्डिंग और उस होल्डिंग कंपनी के अगर कोई और सब्सिडरीज हैं तो सबको अप्लाई हो जाता है। यानी कि स्टेप 1 में क्या लिखना चाहिए था? इफ इंड एएस applies to a company, it also applies to holding company and its other subsidiaries of the same holding company. Understood? तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जस्ट नॉलेज के लिए। चाहे वो 2 कंपनीज में आप देखोगे अनलिस्टेड है, नेटवर्थ भी कम है, 250 करोड़ भी नहीं है, अनलिस्टेड होने से 250 होना चाहिए था, हो सकता है फिगर चेंज हो गया हो, तो आप उस हिसाब से देखोगे, तो भी अप्लाई कर जाता है। एक कंपनी को अप्लाई करने से उसके होल्डिंग कंपनी को भी ऑटोमेटिकली कर जाता है, सब्सिडरी को भी कर जाता है। तो ये मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बना दिए जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, नॉट फॉर एग्जाम। वैसे एक एग्जाम्पल 2 भी दिया हुआ है, वो भी आप स्टडी कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 भी आप स्टडी कर सकते हो। कोरियन कंपनी को क्यों नहीं अप्लाई किया?
ये इंडियन कंपनी है ही नहीं, फॉरेन कंपनी है, सिर्फ नेटवर्क देख के जंप मत करो। अंडरस्टूड? नाउ मैं ये क्यों पढ़ाया इंड एस और ये आपको इतने सारी चीजें, इधर देखो हम लोग कहीं आज ये पढ़े थे ना, सर्कुलेशन क्या क्या करते हैं, और यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है। ऐसा एक चार्ट है आपके पास जहाँ पे 136 कंप्लीट हुआ था, एंड बिफोर वी स्टार्टेड 137, या 137 के अंदर भी ऐसे एक चार्ट्स बने हुए होंगे, कहीं से भी आप देख लीजिए। सपोज एक कंपनी XBRL के द्वारा कवर्ड नहीं है, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, पर उसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उसके ऊपर नहीं है, या वो अनलिस्टेड है पर टर्नओवर उसका 100 करोड़ या उसके ऊपर नहीं है, ना वो उसको इंडिया से एप्लीकेबल है, ना वो कोई अनलिस्टेड कंपनी किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी की है। ओके, तो कंपनी इज नॉट कवर्ड बाय XBRL, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट AOC 4 होगा। ठीक है सर। अ कंपनी इज हैविंग सब्सिडरी एंड नो XBRL, XBRL में कवर्ड नहीं है पर सब्सिडरी है, तो दो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, AOC 4 भी जाएगा, AOC 4 CFS भी जाएगा। ओके, यानी हम वो जो फॉर्म नंबर्स के बारे में जानना चाह रहे थे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा देते हैं तो नॉर्मली हम AOC 4 जमा देते हैं FST के लिए, पर अगर हमारी सब्सिडरी है तो हम 2 देते हैं और हम XBRL अप्लाई नहीं कर रहा है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वन, हम XBRL के अंदर भी कवर्ड है, हमारी सब्सिडरी भी है, ओनली वन डॉक्यूमेंट विल गो। सर क्यों? हमारी सब्सिडरी है तो AOC 4 CFS क्यों नहीं गया सर? इसमें लोग MCQ में गलती करेंगे, क्योंकि XBRL है ना, XBRL फॉर्म के अंदर CFS का डेटा कैप्चर करने के लिए जगह बनाया हुआ है, तो आपको अलग से CFS नहीं जमा देना पड़ता है। सर तो इधर क्यों दिए? क्योंकि आपकी कंपनी को XBRL अप्लाई नहीं कर रहा था और आपकी सब्सिडरीज थी, आप 2 डॉक्यूमेंट दिए। पर अगर आपकी कंपनी के पास XBRL फॉर्मेट में जाता है तो उसमें CFS का डेटा भी कैप्चर करने के लिए जगह है, तो आपको AOC 4 CFS अलग से नहीं देना पड़ता है। ये हमारा कैच है। ध्यान से देखो एवरीवन, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। ध्यान से इसको कॉपी में लिखना, ये आर्टिकलशिप में भी काम आएगा, यू मस्ट नो इट। ये स्टार्ट राइटिंग इट प्रॉपरली, पक्का ना? वेरी गुड। यहाँ पे भी यही चीज लिखा था। फिर मैंने यहाँ पे एक नोट देखा था, ये एक NBFC को लेकर नोट है, स्टार्ट रीडिंग इट एवरीवन। जिस NBFC को इंडेस लगता है वो जब ROC को जमा देते हैं, फॉर्म AOC 4 NBFC नाम होता है, NBFC के लिए नाम AOC 4 NBFC ब्रैकेट में इंडेस होता है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम क्या होगा? AOC 4 CFS NBFC। यानी देखो एक मिनट, AOC 4 इस पर सपोज इंडेस लग गया तो ये लग जमा देगा, फिर कई बार नाम हो जाता है AOC 4 सिर्फ CFS अलग लगा, NBFC इंडेस चल रहा है, और इसमें भी एक मिस्टेक है, AOC 4 NBFC इंडेस, मतलब NBFC वर्ड लिखना पड़ेगा आपको। स्टार्ट राइटिंग,
एनबीएफसीज के लिए बस ये नाम एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। और जब आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे सीएसआर, वहां पे हम लोग देखेंगे कि CSR 2 नाम का एक रिपोर्ट जाता है एज एन अडेंडम टू AOC4 XBRL और ये सब जो भी नाम हम लोग पढ़े हैं। तो एनबीएफसीज के फॉर्म AOC4 NBFC इंडेस बोलते हैं, या AOC4 CFS NBFC इंडेस, बहुत बड़े बड़े नाम है। प्रैक्टिस दिस लैंग्वेज केयरफुली, ओके। सो दिस कंप्लीट्स, एंड एक चीज बता दूं, यहां बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत सारे, एंड इन सम बुक्स मैं PDF भेज दूंगा जिसमें कुछ मैंने नए एडिशंस किए होंगे। कुछ कुछ जगह ये, हाँ, ये REM वाला ही, रेल्म लिमिटेड, वंदना लिमिटेड, कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड हुए, तो दैट वी विल सी कि नए क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से कर लें। अदरवाइज मोस्ट क्वेश्चंस आर सेम एंड रेपिटेशन ऑफ व्हाट वी हैव डन। तो ये वापस मैं छोड़ देता, तो यहाँ पर अब कुछ छोटे से पोर्शंस बचे हैं, बोर्ड्स रिपोर्ट, NFRA एंड देन CSR, तब ये वाला बुक हमारा ऑलमोस्ट ग्रिप में आ जाएगा। प्लीज स्टार्ट वॉचिंग, ओके। ऑल द बेस्ट, बाय, हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सैटरडे है कल कलकत्ता में, आई एम नॉट श्योर कल क्लास होगा या नहीं होगा, आई राइट इन द ग्रुप।